हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो हमने स्टार्ट किया था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का एमसीक्यू, जिसके अंतर्गत हमने अभी प्रीवियस सेशन में 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, देख लिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखा हो। अब हम उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 11th क्वेश्चन से। मैंने आपको बताया था कि अब हम इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो वो नेक्स्ट सेशन ये है, ठीक। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे यदि हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत यदि हम 11 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले हमने जैसे कि 10 तक देख लिया है, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए वह वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें, ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हो, तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दें। तो बताइए, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए बताइए? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आप अपने से रीड करिए, पॉज कर लीजिए, रीड करिए और फिर उसके बाद बताइए। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। फिर जो अंग्रेजी बोल रहे हैं उनको एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, जी नहीं। और संपन्न, अंग्रेजी और संपन्न वाले, जी नहीं। तो अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। क्या करें? विविध मतों को प्रोत्साहित करें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कड़े नियम बनाए और उन्हें दंडित करें, तो ये वाला तो सही नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्न के कारण है। किसके कारण है? अभिक्षमता के कारण, अधिगम शैली के कारण, या परावर्तकता स्तर के कारण, या मूल्यों के कारण। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? कि हमसे पूछा गया है कि सुरेश अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन क्या करना चाहता है? समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, उनकी अधिगम शैलियों के कारण। किसी को वैसा पढ़ना पसंद है, किसी को वैसा पढ़ना पसंद है। तो अलग अलग जो डिफरेंट जो हर किसी का अपना अपना ऑरा होता है, हर किसी का अपना अपना एक स्टाइल होता है। तो बस वही है, तो अधिगम शैली के कारण, लर्निंग स्टाइल के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं आगे। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। क्या है सर्वथा उपयुक्त कथन? विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, या फिर शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। तो ये तो हम लोग मतलब कि ऐसे वीक ऑप्शंस दिए गए, इसको तो बिल्कुल दंडित वाला तो हटा ही दो, फिर उपेक्षा वाला हटा दो, फिर उसके बाद में विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही। तो ऐसा कहीं पे भी मतलब हम ज्यादा इस पर विचार ना करते हुए तो भी हम एलिमिनेट कर सकते कि नहीं, ये सब तो होगा ही नहीं। तो जब ये सब होगा ही नहीं तो फिर करेक्ट आंसर जो बचा है फिर वही होगा। आप क्वेश्चन भी एक बार और अच्छे से रीड कर लो। बोला गया है
कि भारत में भाषिक विभिन्नताएं, ठीक है बिल्कुल, और इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा पहली और दूसरी के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या है? तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि बाकी को तो हमने एलिमिनेट कर दिया है। क्या है? शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, या हमारे आसपास का वातावरण। प्रकृति मतलब क्या होता है बताइए? तो प्रकृति का अर्थ क्या होता है? तो प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास के वातावरण। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बोल दिया गया प्रकृति पोषण विवाद। जब यहाँ पे प्रकृति पोषण विवाद के बारे में कहा गया है, इसका मतलब कि बोला जा रहा है कि प्रकृति का अर्थ हो यहाँ पे निकाला जाएगा जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं क्या है, कि बच्चे की प्रकृति क्या है। समझ में आ रहा है? प्रकृति पोषण विवाद, जैविक विशिष्टताएं क्या, वंशानुक्रम सूचनाएं क्या है, किस वंश से आ रहा है, क्या है, कैसा है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। हम वैसे सोच रहे हैं कि प्रकृति मतलब आसपास का वातावरण, जी नहीं, आपको ये याद रखना है ये सीडीपी है, ये एनवायरमेंट नहीं है, ये सीडीपी है ना। तो वैसा ही आप लोगों को थोड़ा आप लोगों को मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठिए तो थोड़ा तो विषय पर भी ध्यान देना है कि कहीं आपने प्रकृति देखी नहीं, ये तो वातावरण है, वातावरण मतलब आसपास का वातावरण, जी नहीं, सीडीपी के क्वेश्चंस कर रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? कौन सा है? समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। बताइए तो ये करेक्ट होगा क्या? यानी कि बाकी ऑप्शंस पढ़े बिना तो केवल बोल दिया गया, तो केवल वाले ऑप्शंस ना जैसे रीड करो तो उसको काट दो, बाकी तो बाद में पढ़ना, पहले उसको काट दो। ठीक, फिर आगे आप पढ़ो। एक तो एलिमिनेट हो गया हमारा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। बोला गया कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम, तो समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम के लिए आप विज्ञापन और विक्रय में आ गए हो। अभी तो काटो ना। फिर उसके बाद बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, मतलब ये तो वेग स्टेटमेंट हो गया है ना, बिल्कुल कर ही नहीं सकते, तो अंतःक्रिया नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। तो एक ही स्टेटमेंट बचा हमारा जिसपे हमने ज्यादा विचार किया नहीं, लेकिन बाकियों को हमने एलिमिनेट जरूर किया है। जब हमने एलिमिनेट किया है तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि बचा हुआ हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन की ट्रिक भी अपनानी है कि विदाउट एनी टाइम वेस्ट, यानी कि आप काट दो कि ये तो होगा नहीं, तो बचा हुआ तो आंसर होगा ही, है ना। अब देखो जनसंचार माध्यम समाजीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, तो जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा से सीखते हैं। अब बताओ कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे केवल बोला गया है, सत्य तो यही नहीं है, यही नहीं है, नहीं पूछा गया, तो यानी कि ये तो आंसर हमारा केवल बोला गया है ना। तो बच्चे के सीखने के बारे में बोला गया और केवल कक्षा से सीखते हैं, जी नहीं। समाजीकरण की ये तो परिभाषा को ही हटा दिया, फिर तो समाजीकरण अलग अलग तरीके से बच्चे सीख रहे, अलग अलग क्षेत्रों से सीखते हैं, तो केवल वाली बात तो एकदम वेग है, यानी कि यही करेक्ट आंसर बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी तो हमको पढ़ना ही नहीं पड़ा ना कि इनको हटाना वाला तो बात ही नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पे दिया केवल बोला, नहीं बोला, तो ये करेक्ट हो गया।
ऐसे हम ये क्या कर रहे हैं, सीखने के लिए आए ना, तो हम सीखेंगे ना कि कैसे हम आपके एग्जाम तक इस तरीके से हम बेहतरीन तरीके से हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि जिस दिन आप फाइनल एग्जाम में जाओगे ना तो आपको लगेगा कि मेरा एग्जाम नहीं, मैं तो प्रैक्टिस सेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, हम इस तरीके से इसकी तैयारी करने वाले हैं। फिर क्या, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। पहली बात, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। किस रणनीति को अपनाना चाहिए, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने की उद्यम में सहायता करना, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो बोला गया है यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरित की बात भी की जा रही है ना, यहाँ पे अभिप्रेरित की यदि हम बात करेंगे तो ये बताओ कि यहाँ पे पहले प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का, यानी कि जो भी गतिविधि करोगे ना, प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। क्या ये सही होगा? आगे बढ़ते हैं। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में के उद्यम में सहायता करना, ये एकदम करेक्ट आंसर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि एक शिक्षक क्या है, सुगमकर्ता की भूमिका निभाते। जब सुगमकर्ता की भूमिका निभा रहे होते हैं तो वो क्या करेंगे कि उनके जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित हैं, उनकी रुचियों के अनुसार निर्धारित, तुमको क्या करना पसंद है वो करो, ठीक है, और उन्हें पाने के उद्यम में उन्हें सहायता कर रहे हैं। तो यानी कि ये आंसर पॉजिटिव सेंस दे रहा है। सकारात्मक एक ये क्या बता रहा है, इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है, एक पॉजिटिव मीनिंग निकल के आ रही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी चीज कठोर वाली बात तो बिल्कुल हटा ही दो, स्पर्धा को प्रोत्साहित हटा दो, दंड का उपयोग, तो दंड का उपयोग वाला तो बात ही नहीं आएगी, क्योंकि पहली बता दिया गया कि प्राथमिक विद्यालय है ये, ठीक है। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है, प्रमुख बोला गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर है, आनुवंशिकता है, राजनीतिक दल है या परिवार है। समाजीकरण का प्रमुख कारक पूछा गया है, तो बताइए तो समाजीकरण का प्रमुख कारक क्या बनेगा। तो समाजीकरण का प्रमुख कारक बनता है परिवार। क्या होता है, परिवार, माता पिता, ये प्रमुख कारण बनते हैं। परिवार है, समाजीकरण हम कहाँ से सीख रहे हैं, सबसे जब हम समाजीकरण, ये जब हम इसको थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले बच्चा कहाँ से समाजीकरण सीख रहा है, अपने घर परिवार से सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, प्रमुख बोला गया ना, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है और सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो एक आप पॉजिटिव मीनिंग को देखो, पॉजिटिव मीनिंग यहाँ पे बताओ तो कौन सी एक पॉजिटिव मीनिंग आ रही है। हमने इसको रीड किया, पॉजिटिव मीनिंग केवल एक ही जो बहुत ही ज्यादा लग रही वो क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोला गया समूह कार्य, एक साथ सीख रहे हैं तो परस्पर सहायता करेंगे एक दूसरे की और एक दूसरे से सीखेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। क्या चीज का? पहली बात तो पूछा ये गया है कि पढ़ने, भाषा को पढ़ने और समझने में उसे कठिनाई है। तो पढ़ने और समझने में कठिनाई क्या होती है? लेखन अक्षमता यानी कि डिस्ग्राफिया है, या गणितीय अक्षमता यानी कि डिस्कैल्कुलिया है, या गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रेक्शिया है, या पठन अक्षमता डिसलेक्सिया है। बताइए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे बोला गया भाषा को पढ़ने, जब पढ़ने बोला गया तो पठन अक्षमता होगी यानी कि डिसलेक्सिया होगा। क्वेश्चन में आंसर है भाषा को पढ़ने बोला गया है।
तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते, शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3, 2 से 3 या जन्म से 1। बताइए तो शैशव काल की अवस्था क्या होती है? तो शैशव काल मतलब 0 से 2 यानी कि जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में, किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक या पूर्व संक्रियात्मक। बताइए तो पियाजे के अनुसार 2 से 7, ध्यान क्या देना है, 2 से 7 वर्ष का बच्चा है तो किस स्टेज में है बच्चा अभी? तो 2 से 7 वाला पूर्व संक्रियात्मक में रहता है। किस में रहता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान या सामान्य से विशिष्ट। बताइए तो कैसे होता है विकास? कैसे होता है? तो विकास पहले सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य। सामान्य से क्या होता है? विशिष्ट होता है। जनरल से स्पेशल होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट होता है। डेवलपमेंट यानी कि जनरलाइज्ड होता है, फिर उसमें स्पेशलिटी आती है। ठीक है, जनरल से स्पेशल होते हैं यानी कि सामान्य से विशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते। इसे कहा जाता है क्या? सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम या समीपस्थ विकास। बताइए तो पहली बात पूछा क्या गया, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? सहयोग देना या सहभागी अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम या समीपस्थ विकास। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? देखो बोला गया सहयोग से सामंजस्य। सहयोग, जब सहयोग है तो ये क्या किया जा रहा है? सहयोग देना। क्या कहलाएगा ये? सहयोग देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी कि अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्मसात्करण कहलाती है, यानी कि आत्मसात करना या समायोजन या अहम केंद्रिता या अनुकूलन कहलाती है। तो स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या? वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बदलाव यानी कि अवधारणा को बदलाव किया जा रहा है, यानी कि वहां पे हम अपने आप को क्या करने की कोशिश करें? कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करें मतलब कि हम समायोजित करने की कोशिश करें, बदलाव ला रहे हैं ना, समायोजन स्थापित कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बैठा रहे। तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? समायोजन। क्यों बोला गया? वर्तमान अवधारणा में बदलाव। आपकी कोई अवधारणा है, आप उसको बदलाव कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जिससे आप कोऑर्डिनेट कर, समायोजित कर सको, आप समायोजन कर सको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। समाजीकृत अहम केंद्रिता, जीववादी समाजीकृत, परिपक्व अपरिपक्व, अहम केंद्रित या समाजीकृत। बताइए तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है, क्या है? मध्य बाल्यावस्था में भाषा क्या है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा क्या है? समाजीकृत के बजाय, समाजीकृत के बजाय क्या बन गई है? अहम केंद्रित है भाषा। क्या है? अहम केंद्रित अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है क्या? बच्चों का एक कोने में बैठना। बिल्कुल, ये तो काट ही दो, पढ़ते ही साथ इसको काटो। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। प्रतिबंधित यानी कि क्यों? जानवर है क्या? प्रतिबंधित, आपने प्रतिबंधित एकदम पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दो और बोलते बाल केंद्रित है, पढ़ते ही काट दो, दोबारा पढ़ना ही ना पड़े जिससे। फिर वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते तो आप बाल केंद्रित करना चाहते हो। अब हम फोर्थ को पढ़ेंगे नहीं और वहां पे हम टिक करके आएंगे कि ये हमारा आंसर होगा। पूछोगे क्योंकि बच्चा केवल वही है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल क्या है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। क्या है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, यानी बिना पढ़े सोचो हम कैसे आंसर में आ गए। क्यों? क्योंकि इतने वेग ऑप्शंस
हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। कक्षा, अच्छा ये बताओ सेशन पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को, मतलब कि क्वेश्चन करने में इंटरेस्टिंग लग रहे हैं या नहीं, कि ऐसा लग रहा है कि हाँ हमसे भी बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी, क्या शारीरिक गतिबोधक या संगीत में या भाषाई या स्थानिक। बताइए तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बच्चे को क्या करते देख रहे हैं, तो मधुर संगीत बजाते देख रहे हैं। जब मधुर संगीत बजाते देख रहे हैं तो बच्चे की कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय है, तो संगीत में बुद्धि उच्च स्तरीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग जेंडर पक्षपाती है, शिक्षाप्रद है, सही दृष्टिकोण वाला है या नीतिपरक है। बताइए तो ये शिक्षक क्या समझे कि स्वाभाविक रूप से ना लड़के गणित में लड़कियों से ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, मतलब कि लड़कियां मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाती क्या, ये बताना चाहते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये शिक्षक ये पक्षपाती है। वो पक्षपाती भी कैसे, लिंग भेद यानी कि जेंडर। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, लिंग यानी कि जेंडर पक्षपाती हैं, लिंग पक्षपाती हैं। ठीक है, यानी कि बता रहे हैं कि लड़के गणित अच्छा सॉल्व कर लेंगे लड़कियों की अपेक्षा। फिर क्या है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। क्या व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, या परिवेश को परिवार के अनुरूप, या बच्चे को परिवेश के अनुरूप, या बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। तो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। वो इंक्लूसिव एजुकेशन हमेशा किस पर फोकस करती है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन फोकस करती है, समावेशी शिक्षा फोकस करती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। क्यों, क्योंकि जिससे सभी बच्चों को हम समावेशित कर सके, जिससे हम इंक्लूजन ला सके सभी बच्चों में, है ना, सभी बच्चे सम्मिलित हो सके शिक्षा के क्षेत्र में। तो व्यवस्था को बदल दो, व्यवस्था को बदल दो, किसके लिए, बच्चों के लिए, बच्चे के अनुरूप। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस किए हैं सीडीपी के। आई होप आपसे भी बने होंगे सभी क्वेश्चंस। इसी के साथ में हम आज के सेशन को फिर एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।